नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। प्यारे साथियों, भाई बहनों, हम लोग एसएससी जीडी की परीक्षा के दृष्टिगत हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लाए हैं और प्रयास ये है कि यहाँ से हूबहू प्रश्न आपके परीक्षा में लड़े। और पिछला प्रयास जो हम लोगों का था उसमें आप सभी उसके दर्शक रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो उसी क्रम में आज पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी प्यार, स्नेह, सम्मान देंगे और अगर सेशन आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो लोग नए जुड़े वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जीडी के अलावा भी और कोई एग्जाम जिसकी तैयारी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के द्वारा कराई जाएगी, आप उससे अपडेट रहेंगे। और उस अपडेशन के लिए आपको 2 से 3 कार्य करना है। पहले मैं बता दे रहा हूं। पहला ये कि आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरा ये कि आपको मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको वहां पे जाके जुड़ जाना है। और तीसरा काम यह कि प्ले स्टोर में आपको मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज नाम का एप्लीकेशन है, जहां पर आपको करंट अफेयर और जो भी बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको वहां मिलते रहेंगे, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के इस क्रम में आगे। पहले प्रश्न के साथ पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से केवल एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। मेरे प्यारे भाइयों, एसएससी जीडी के एग्जाम में वर्तनी से 1 से 2 प्रश्न आने ही आने हैं। वो आपको सही करने हैं और कैसे सही करेंगे ये हम आपको बताएंगे। आपको शुद्ध वर्तनी चयन करना है। पहला ऑप्शन है हितैषी, दूसरा ऑप्शन है हितैषी, तीसरा ऑप्शन है हितैषी और चौथा ऑप्शन है हितैषी। तो आपको डिसाइड करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। देखिए, मैं आपको सलाह यह दूंगा कि जब भी आप वर्तनी पढ़ें, वर्तनी को समझें, तो आप एक वाक्य का निर्माण करें। उस वाक्य के निर्माण करने से क्या होगा कि आपकी वर्तनी गलत नहीं होगी। और गलत होने का चांस जो रहता है, क्योंकि अगर आप रटते हैं वर्तनी, जैसे कुछ विद्वजन आपको बताएंगे साहब ये रट लीजिए आप जो है, तो रटने से चीजें भूल जाते हैं एग्जाम में। आप उसको समझिए और सामाजिक तौर पर, जैसे इसमें कौन सा सही होगा, आपको रटना नहीं है। आप ऐसे समझिए जैसे आप नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं कि साहब वो फलाने हमारे हितैषी हैं, है ना। जैसे मैंने ये कहा कि राम राम श्याम का राम श्याम का हमने यहां पे खाली स्थान छोड़ दिया है, ठीक है, फुल स्टॉप। राम श्याम का हमने फुल स्टॉप छोड़ दिया। हमने कहा आप खुद बताएंगे, आप कमेंट में जवाब देंगे इसका। जैसे आप बताते रहिए कि हितैषी होगा, हितैषी होगा, हितैषी होगा कि हितैषी होगा। आप बताएं राम श्याम का क्या है, हितैषी कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। जो हमारी बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, एसएससी जीडी अधिकतर उन्हीं प्रश्नों को उठाता है, तो आप सभी उसके लिए तैयार रहें। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, राम श्याम का क्या है, हितैषी है, उसका हित चाहने वाला है। अगर एक शब्द की बात करेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो अगर हितैषी को आप कहेंगे कि साहब इसमें अगर आ जाए हित चाहने वाला के लिए एक शब्द, हित चाहने वाला, हित चाहने वाला के लिए एक शब्द बताइए, तो हित चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई? हितैषी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी क्रम में समझते हुए कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है। अगला प्रश्न हमारा है, और ये प्रश्न ये कह रहा है कि घड़ों पानी पड़ जाना में मुहावरा, मुहावरे से 1 से 2 प्रश्न आने हैं मेरे प्यारे भाई। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि घड़ों पानी पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ना मतलब अगर आप जैसे नॉर्मली हम ये देखें घड़े आप सर पे रख करके लेके जा रहे हैं, गिर गया, पानी पड़ गया, तो ऐसे नहीं सोचना है। ये एक मुहावरा है और मुहावरा में सेंस जो होता है, जो हम समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, वो सेंस छिपा होता है। तो घड़ों पानी पड़ जाना, इसका जो सही उत्तर होगा वो आप बताएंगे। स्नान करना होगा, प्रसन्न करना होगा, अत्यंत लज्जित होना, या सिर पर पानी डालना, आप बताएं।
तो अगर आप मुहावरा पढ़ रहे हैं तो आपने इसको जानना है, अत्यंत लज्जित होना मतलब घड़ों पानी पड़ जाना। और मेरे साथ आप 3 बार बोल लीजिए, घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना। आप 3 बार 4 बार बोलेंगे, आपको चीजें रट जाएंगी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। आगे बढ़ने के साथ साथ हम ऐसे ही प्रश्न को सीखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए शब्दों से उपयुक्त शब्द को चुनिए। कितना प्यारा प्रश्न है। अब इसमें आपको 2-3 चीजें क्लियर होंगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि साहब इसमें फिल करिए, भी मैंने आपको क्या बताया, वर्तनी शुद्ध वर्तनी अगर जीडी पूछा जाता है तो उसमें भी ये कहा जाता है कि साहब इसमें शुद्ध वर्तनी आप फिल करिए, 4 देता है आपको। उस टाइप के भी प्रश्न आते हैं और मैं सब आपके सामने लेके आऊंगा, टॉप 20 जो भी क्वेश्चन है। यह प्रश्न पत्र जो आपको करवाया जा रहा है ये 20 प्रश्न का है और इसको करने के बाद आप डिसाइड करें कि आपको और कितना पढ़ना है। देखिए, पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने अपनी ओर से यथासंभव प्रयास किया, यथाशीघ्र प्रयास किया, यथामान्य प्रयास किया, यथा योग्य प्रयास किया। जो उसकी योग्यता होगी वो यथा योग्य, जो सर्वमान्य होगा यथामान्य, जो यथाशीघ्र मतलब तुरंत, और यथासंभव मतलब क्या होता है, जो वह संभव, जो वो कर सकता था, जो जितना करना उसके लिए संभव था वो होता है यथासंभव। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यथासंभव। उसने क्या किया, यथासंभव प्रयास किया। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है सही वाक्य का चयन कीजिए, सही वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें बहुत ही, ये 2021 का प्रश्न है, 2021 जीडी का ये प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है। और इसमें आपको बताना है कि देश सदा महात्मा गांधी का ऋणी रहेगा, ये सही होगा, या महात्मा गांधी का देश सदा ऋणी रहेगा, ये सही होगा, या फिर महात्मा गांधी का सदा देश ऋणी रहेगा, ये सही होगा, या फिर देश महात्मा गांधी का सदा ऋणी रहेगा, ये सही होगा। हम आपको जब वाक्य पढ़ाते हैं तो जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कौन, क्या, कहां, कैसे या किससे या कब, है ना। तो वो सेंस आप हिंदी में लेकर के अगर चलेंगे तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। जैसे कौन, तो देश। अब यहां पे हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो किसका, महात्मा गांधी का, क्या रहेगा, ऋणी रहेगा। अगर आपसे इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप यही देखेंगे और मार दिए क्या, देश महात्मा गांधी का सदा ऋणी रहेगा। बात क्लियर हो रही है। हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सीखते चलना है भाई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। ये प्रश्न आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे जो दूसरों के सहारे जीता हो। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पालतू, दूसरा ऑप्शन अनाथ, तीसरा ऑप्शन परोपजीवी और चौथा ऑप्शन निराधार। पालतू मतलब क्या होता है, जिसे पाला गया हो। अनाथ मतलब क्या होता है, जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो। निराधार मतलब क्या होता है, जिसका कोई आधार ना हो। तो मेरे प्यारे भाई, जो दूसरों के सहारे जीता हो, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप पहले पालतू गलत काटेंगे, उसके बाद आप अनाथ को गलत काटेंगे। क्यों, क्योंकि जिसके माता पिता यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। ये चौथा भी आप काटेंगे और सही क्या हो जाएगा, परोपजीवी, या इसी में लिख के कभी कभी आता है परजीवी, और अंग्रेजी में आप उसी को पढ़ते हैं पैरासाइट। बात क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि रिक्त स्थान, मैंने तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ऐसे कई प्रश्न मैंने लिया हुआ है और इसमें कई चीजें आपको बताएंगे। तन को कपड़ा, अब इसमें देखिए आपके मुहावरे भी छुपे हुए रहेंगे। जो मैं प्रश्न लूंगा उससे 1 से 2 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि तन को कपड़ा डॉट को रोटी। अब बताइए आप, खान होगा, पेट होगा, भूख होगा कि मन होगा। इसमें आपको खान तो बिल्कुल गलत हो गया, रोटी मन को चाहिए क्या, नहीं चाहिए,
भूख को रोटी चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ये क्या सही होगा, पेट। और इसका ये बन जाता है क्या, यह बन जाता है एक मुहावरा, और ये कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत गरीब। क्या होता है, अत्यंत गरीब। बात क्लियर हो रही है मेरे प्यारे साथी? अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर जो भी चीजें पढ़ाई या बताई जाए उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्तनी जब भी आप पढ़िए, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आप पढ़िए तो आप एक शब्द में उसको समेट के मत रखिए, एक वाक्य बनाइए और वाक्य में उस शब्द को रखिए, और अगर वो वाक्य में वो शब्द आप रख रहे हैं और वो फिट बैठ रहा है आपके बोलने में, आपके समझने में, आपके सुनने में, तो समझ लीजिए वर्तनी के दृष्टिकोण से वो सही है। और कुछ चीजें जो इसमें नियम है वो मैं धीरे धीरे बताते हुए आपको चलूंगा। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है व्यवहारिक, दूसरा ऑप्शन है व्यावहारिक, तीसरा ऑप्शन है व्यावहारिक, और चौथा ऑप्शन है व्यावहारिक। बात क्लियर है? अब इसमें बताना, मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूं। देखिए, अगर आप इसका विच्छेद करते हैं तो व्यवहार क्या होता है मेरे भाई, व्यवहार धन इक। ठीक, व्यवहार धन इक, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है मेरे भाई। अब आप पूछेंगे प्रत्यय क्या होता है सर, तो शब्द के अंत में जुड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो इक का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, व्यावहारिक। क्या हो जाएगा, व्यावहारिक। ठीक है, व्यवहार धन इक, तो क्या हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवहारिक। बात क्लियर हो रही है, व्यवहार धन इक, तो ये हो गया व्यवहारिक। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, इसमें सही होने वाला ऑप्शन क्या आपका, व्यवहारिक। बात क्लियर है? अब यहाँ पे व्यवहार जब इसमें जुड़ेगा, यहाँ पे ई का प्रभाव जो दिख रहा है ये दिख जाएगा आपको, और ये बन जाएगा हमारा क्या, व्यवहारिक। बात क्लियर हो रही है? चलिए, आदरणीय परिहार सर के दिशा निर्देशन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जीडी के लिए। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप ऑफलाइन कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं, चल रही हैं, और आपको उसका लाभ भी दिखेगा जब आप परीक्षा में बैठने जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें एक शब्द हमने लिया हुआ है एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ये, समीचीन। समीचीन का पर्यायवाची क्या होगा, सुसंगत होगा, सुबोध होगा, समकालीन होगा या सार्थक होगा, बताइए। अब इसमें सुबोध होगा, सुसंगत होगा, समकालीन होगा या सार्थक होगा, आप बताएं इसका आंसर। सुसंगत मतलब क्या होता है, सुसंगत मतलब होता है अच्छी संगत। बात क्लियर है? सुबोध मतलब क्या होता है, जिसे बोध हो। समकालीन मतलब होता है जिसके काल में, या जैसे होता ना, जैसे हम कहते हैं कि साहब ये अकबर के समकालीन थे, मतलब अकबर का जब काल था तो उस वक्त वो थे। सार्थक मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सार्थक प्रयास किया गया, है ना, क्या किया गया, सार्थक प्रयास किया गया। मतलब हमने जो प्रयास किया वह उसमें अर्थ निहित था, मतलब उसका फायदा हमें मिला। तो समीचीन मतलब क्या होता है, सार्थक। ठीक है, कहीं कहीं पे देखिए इसमें क्या है, इसमें कभी कभी चीजें बदलती हैं। ये प्रश्न दो जगह आया हुआ है और दो जगह दो उत्तर माने गए हैं। ठीक है मेरे भाई, एसएससी ने इसको सार्थक माना हुआ है और कहीं पर यूपी डबल एससी ने इसको सुसंगत माना हुआ है। आपको एसएससी का एग्जाम देने जाना है, इसलिए आप इसको सार्थक लेकर के चलें। बात क्लियर है? चलिए, सारी चीजें इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं ताकि जब आपको एग्जाम में दिखे तो कोई कंफ्यूजन आपके पास सुरक्षित न बचा रहे। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। हमने अभी जस्ट आपको बताया है, हमने अभी जस्ट आपको बताया सार्थक का विलोम बताइए। सार्थक मतलब क्या होता है, जिसका कुछ अर्थ हो, जो हमने किया उसका कुछ फल मिले, सार्थक होता है। ऑप्शन है निरार्थक, दूसरा ऑप्शन निरर्थक, तीसरा है परार्थक, चौथा है आर्थक। अब सार्थक मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रयास जिसका कुछ अर्थ निकले, मैंने आपको बताया इससे पहले प्रश्न में। ठीक है, अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो हम लगाते हैं क्या, बी ऑप्शन निरर्थक।
बात क्लियर हो रही है? सार्थक का निरर्थक हो गया, मतलब उन्होंने जो प्रयास किया वो क्या था? निरर्थक था। उनका प्रयास सार्थक नहीं निरर्थक था। ऐसे आपको एक वाक्य में फिट करना है तो आपको चीजें समझ आएंगी। बात क्लियर हो रही है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे ही हमको समझते हुए आगे बढ़ना है ताकि हमें और भी चीजें समझ में आ जाए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? निर्देश दिया गया दिए गए वाक्य क्या वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और यदि कोई त्रुटि नहीं है चुने। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। बात क्लियर है? जैसे इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, और चौथा ऑप्शन क्या है? कोई त्रुटि नहीं है। अब आप नॉर्मल सा सोचिए कि इस बात के कहने में, देखिए इसमें जो आप पढ़ेंगे संबंध कारक, हम लोग कारक पढ़ते हैं तो संबंध काकी के रारी रे नानी ने, तो वो है ना। इस बात को कहने में हम हमेशा के नहीं, इसमें क्या करेंगे? को लगाएंगे। तो इस बात को कहने में हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि एसएससी जीडी हमेशा ऐसे प्रश्नों को उठाता है जो आपके जीवन में व्यवहारिक रूप से साथ साथ चलते हों। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि इस बात के नहीं, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। अब इसमें बताइए क्या होगा? अब देखिए एसएससी ऑप्शन जैसे हम लोग खोजते हैं, जैसे इसमें क्या हुआ कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सही मान लीजिए हमको मिल गया। अब एसएससी ने पहला ऑप्शन रखा किस प्लेस पे है? ऑप्शन डी पे रखा हुआ है। हमने क्या किया? पहले को मार दिया, तो वो आप चीजें वहां पे क्या होती है? गलत हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको हड़बड़ी में एग्जाम नहीं देना है, आपको हमेशा तत्पर रहना है और हमेशा देखना है कि साहब कहाँ पे ऑप्शन है वो। जैसे कभी कभी एग्जाम नहीं आता है कि स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन सी तो होता है, कभी कभी हम मार देते क्या है? ऑप्शन सी। क्यों? पता लगा जो विटामिन सी ऑप्शन है वो ऑप्शन डी पे रखा हुआ था उन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। और ये वाला, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप इसका भी ख्याल रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अश्व, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अश्व। आप सभी जानते हैं अश्व किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का। किसका है मेरे भाई? घोड़ा। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है, ये भी समस्या है। अब इसमें घोड़ा तो कहीं दिख नहीं रहा है, घोड़ा कहीं तो दिख नहीं रहा है, तो हम देख रहे हैं क्या? पहले इसको देख रहे हैं। जैसे हस्ती और गयंद ये किसके पर्याय है? तो ये हाथी के पर्यायवाची हैं। गज गयंद हस्ती ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के हैं। मयंक किसका है? तो मयंक चंद्रमा का होता है। ठीक है, उसके बाद बचता है और यही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। हमारा यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब इसमें देखिए आपको और कौन कौन सा याद करना है। अब देखिए अगर अश्व की पर्यायवाची आप याद कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए, पहला तो अश्व होता है, दूसरा होता है वाज, अश्व वाज है, घोटक, क्या? घोटक घोड़ा। ठीक, एक बड़ा इसमें प्रचलित शब्द आता है, इसमें तो नहीं आता, कभी कभी देता है बैसाख नंदन। यहाँ पे आया है तो मैं चर्चा कर दे रहा हूं आपको। अब ये है कभी कभी बैसाख नंदन होता है। क्या होता है मेरे भाई? वैशाख नंदन। ठीक है, वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची होता है? लोग सोचते हैं वैशाख नंदन की बात में बहुत अच्छी बात हो रही है, नहीं होती है। वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है? गधे का। किसका? गधा। जैसे अगर आपको नहीं चीजें याद हो, किसी का नाम रख लीजिए, पता लगा उसको पर्यायवाची नहीं पता है तो आप उसको वैशाख नंदन कह लीजिए, वो भी खुश हो जाएगा, अरे हम तो बहुत बड़ी चीज है। तो इस प्रकार से जो चीजें आपको ना याद हो वो किसी का नाम आप रख लीजिए। थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन में आप आने का प्रयास करें, बहुत रटने के चक्कर पड़ेंगे, चीजें भूल जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देखिए आपको इसमें दे दिया क्षति हुई, बी सी डी। आप क्या करेंगे? पहले से हम यहां लिख रहे हैं उनके निधन
उनके निधन से देश की अपूरणीय, मतलब ऐसी क्षति जिसको पूरा न किया जा सके। इसके लिए अनेक शब्दों के शब्द अपूरणीय होता है। किसके लिए? जिसकी ऐसी क्षति जिसको पूरा न किया जा सके अपूरणीय होता है। अपूरणीय क्षति हुई, अपूरणीय क्षति हुई। ठीक, देखिए ये हमारा क्या है, वाक्य है। उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई। जैसे अभी बहुत, ये शब्द मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, अभी हाल ही में बहुत सारे बड़े बड़े लोग, जैसे अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जब निधन हुआ तो बहुत ही ये अधिकतर लोगों ने लिखा था कि उनके, मुलायम सिंह यादव जी के निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई। तो लिखना बड़ी बात नहीं होती, शुद्ध लिखना बड़ी बात होती है। तो चूंकि ये शब्द आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, इसलिए एसएससी इस प्रश्न को उठा के आपको देती है। बात क्लियर हो रही है? तो उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई। अब बताइए, क्षति ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है? आप बताएं, बात क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हमारा सही होता है। और ऑप्शन ए क्या होता है? ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए सही है। तो आपको हमेशा मैं एक चीज पे फोकस करूंगा, आप हमेशा अपने व्यवहारिक जीवन के दृष्टिगत हिंदी के जो प्रयोग हो उनसे आप सीखिए और एसएससी जीडी में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज, आदरणीय परिहार सर इसके लिए कटिबद्ध हैं। आप समझिए कि बस आप जुड़िए, पढ़ते रहिए, आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त करने में हम सहायक होंगे। सफलता आपको आपके मेहनत से मिलेगी, लेकिन मार्ग हम प्रशस्त करेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखें दिखाना। देखिए, आंखें दिखाना, इसी से संबंधित एक और होता है, आंखें चार होना। आंखें चार होना, आंखें चार होना। ठीक, अब आप ऐसे समझिए बेसिक, आंखें दिखाना का मतलब क्या? जैसे अगर कोई आपसे व्यवहारिक ऐसे मिले तो आपसे ये कहेगा कि साहब वो हमको आज आंख दिखा रहे थे, है ना, वो हमको आंख दिखा रहे थे। अब इसमें हम ऑप्शन पे आते हैं, क्रोध करना, जांच करवाना, रूठना, डराना। आप किसी को आंख कब दिखाते हैं? जब उसको आप पर क्रोध करना होता है तब दिखाते हैं, डराने के लिए करते हैं, जांच करवाने के लिए करते हैं, या रूठते हैं तब दिखाते हैं, है ना। पहली बात तो जब आप रूठते हैं तो आपकी आंख जो होती नीचे हो जाती है, एकदम व्यवहारिक तौर पे। जांच आप कब करवाते हैं? ऐसा नहीं धमकी देते हैं, आप ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वहां पे होता है। क्रोध करना, आप क्रोध कब करेंगे? आप जो है आंख से क्रोध नहीं करते हैं, आप अपने फेस के एक्सप्रेशन से क्रोध दिखाते हैं। बोलते हैं तो क्रोध उत्पन्न हो, जो भी आपको दिखाना वो उस प्रकार से। लेकिन जब आप किसी को आंख दिखाते हैं, दूर से दिखाएंगे और डराने का प्रयास करते हैं, तो आपको मुहावरे में ये नहीं याद करना है कि आंखें दिखाना मतलब डराना। ऐसे व्यवहारिक रूप समझिए, आपको याद हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमको फलाने आंख दिखा रहे थे, मतलब वो हमको डराने का प्रयास कर रहे थे। तो आंख दिखाना का मतलब क्या? डराना। बात क्लियर है? एक आता है आंख चार होना, आंखें चार होना, है ना। ये एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, आंखें चार होना। आंखें चार कब होती है? ऐसे इसी में आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, नैना चार होना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एसएससी जीडी का बहुत बेसिक प्रश्न, आंखें चार होना। ऑप्शन जो दिया हुआ था ऑप्शन सी था, ये 17-18 तारीख के पेपर में था। ऑप्शन सी था प्यार होना। ठीक, तो आंखें चार होना मतलब प्यार होना। बात क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर क्या है? 14 नंबर हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, है ना, जिसकी पत्नी मर गई हो। महाभारत यदि आपने देखी होगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमारे कौन थे? यही, जिसकी पत्नी मर गई हो, जो शब्द मैं लिखने वाला हूं। बात क्लियर है? आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहें। ऑप्शन ए है विदुर, ऑप्शन बी है विधवा, ऑप्शन सी है विधुर, ऑप्शन डी है विधाता।
ठीक है, अब समझ लेते हैं। देखिए यहां पे हमने दो शब्द लिखे, एक लिखा हमने विधुर और दूसरा लिखा है विधुर विदुर। ये वाक्य शुद्धि के लिए आ सकता है ये शब्द, बात क्लियर है। आप भी हमेशा जैसे व्यवहारिक रूप से बोलते थे विधुर विधुर, जिसकी पत्नी मर गई वो विधुर, जबकि वो क्या होता है, गलत होता है। व्यवहारिक रूप से जो भी चीजें हम बोलते हैं या सुनते हैं ये वास्तव में सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप सत्य बोले, सही बोले, अच्छा सुने, उसके बाद आपकी वर्तनी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। जिसकी पत्नी मर गई हो उसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होता है, विदुर। और इसमें एक किया है विधवा, तो विधवा के लिए जब कभी ऐसे आ जाए जिसका या जिसकी, जिसका पति मर गया हो, पति मर गया हो, वो क्या होता है, जिसका पति मर गया हो वो क्या कहलाती है, विधवा कहलाती है। तो वो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन गलती हो गया। तो ये सारी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर, गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा, जैसे जब आप कहते हैं कि साहब हमको गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो गरिमा, तो गरिमा का विलोम यहां पूछा गया है। हमने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी आप वर्तनी पढ़ें या विलोम शब्द पढ़ें तो आप अपने व्यवहारिक जीवन से उसको संबद्ध करें, उसके बाद उसको पढ़ें। हमने कहा गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, अंधकार, दूसरा ऑप्शन क्या है, लघिमा, तीसरा ऑप्शन क्या है, घृणा, चौथा ऑप्शन क्या है, नीचता। तो आप बताएं, जवाब दें। अंधकार, अगर आप और इसमें जाने तो इसका मतलब होता है तिमिर। तिमिर मतलब क्या होता है, अंधकार, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रकाश। नीचता मतलब क्या होता है, ऐसी हरकत, ऐसी हरकत जो नीच श्रेणी में आए उसको नीचता बोलते हैं। तो नीचता का ऊंचता हो जाएगा। घृणा, या तो आप किसी से घृणा करेंगे या फिर आप किसी से प्यार करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आता है लघिमा, तो गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, लघिमा हो जाएगा, मतलब बेइज्जती करना, ठीक है, मतलब बिना इज्जत के जीवन जीना, ठीक, बात क्लियर है। ऐसे याद करना आपको, लघिमा। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर। देखिए ये 5 प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाले हैं। दिया है कि दिए गए अनुच्छेद में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। ये चीजें आप तब समझेंगे जब आपको एक वाक्य शुद्धि जो होती है वो भी आपको आनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आपको एक वर्तनी तैयार करना है, पहली बात। दूसरी बात है वर्तनी को वाक्य में फिट करना है, एक वाक्य बनाना है। दो चीजें यहां से अगर हुई तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद आप पर्यायवाची हल्का सा रट लीजिए और हल्का सा आप मुहावरे, बात क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए इसमें लिख रखा है निबंध में, यहां पे जैसे अगर हम पूरा पढ़े एक बार, यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में, अब यहां पे दे दिया है एक, ठीक है, एक अच्छे निबंध में एक के स्थान पे आप क्या भरें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन पहला क्लिष्ट, ऑप्शन दूसरा है कृत्रिम, ऑप्शन तीसरा है सी शुद्ध, ऑप्शन डी है परिमार्जित। बताएं, जब आप निबंध लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, क्लिष्ट लिखेंगे, कृत्रिम लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे या परिमार्जित लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप निबंध लिखेंगे तो वो परिमार्जित ढंग से लिखे जाते हैं, मतलब वो व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो, उसकी वर्तनी के दृष्टिकोण से वो शुद्ध हो, उन्हें क्या कहा जाता है, परिमार्जित। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कि यदि विचार सामग्री, हमने बता दिया आपको पहले ही, यहां पे क्या करना था, परिमार्जित, क्या है, परिमार्जित, परिमार्जित
अस्पष्ट तथा सुबोध भाषा का। अब देखिए भाषा का पहला क्या है? अयोग, प्रयोग, उपयोग, योग। आप बताएं क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? आप भाषा का आयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं या योग करते हैं, तो यहां पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोग। ठीक है, यहां पे सुबोध भाषा का प्रयोग क्या हो जाएगा? प्रयोग। प्रयोग करना चाहिए। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देख लेते हैं अगला क्या है। यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा सारी निबंध का शरीर है। यह एक अच्छे निबंध में, यहां पे हमने क्या लिखा? परिमार्जित। क्या लिख दिया हमने? परिमार्जित। स्पष्ट सुबोध भाषा का उपयोग, उपयोग करना चाहिए। एक, अब देखिए तीसरा ऑप्शन हमको क्या फिल करना है? एक, अब यहां पे श्रेष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ या विशिष्ट, अब बताएं आप इसका क्या हो जाएगा? हमको वरिष्ठ लेना है। एक के बाद एक वरिष्ठ निबंध होता है, या एक श्रेष्ठ निबंध होता है, या एक वरिष्ठ होता है, या एक गरिष्ठ होता है, या एक विशिष्ट होता है? बताएं इसका। 18 नंबर जो क्वेश्चन है बताएं इसका। देखिए श्रेष्ठ गलत, वरिष्ठ कोई व्यक्ति हो सकता है, विशिष्ट कोई व्यक्ति हो सकता है, या ऐसा कोई स्थान विशिष्ट हो, कोई पद विशिष्ट हो सकता है ना? यहां पे क्या होगा? यहां पे जब भी आप देखें गरिष्ठ तो हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा? एक श्रेष्ठ निबंध होगा। क्या होगा? एक श्रेष्ठ निबंध। बात क्लियर हो रही है ना? श्रेष्ठ निबंध, वहां पे एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह है। अगला देखते हैं। अगला है कि वह इतनी, हमको चौथे भरना, चौथे पे इतनी असक्त, सशक्त, निकृष्ट या आसक्त। अब इसका बताएं आप सभी। एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी क्या हो? असक्त हो, सशक्त हो, निकृष्ट हो या आसक्त हो। बताएं इसका क्या होगा? आसक्त होता है। देखिए ये तो दोनों एक दूसरे, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्लियर है ना? ये भी गलत है, निकृष्ट तो हो ही नहीं सकता, है ना? आसक्त, आसक्त, अब इसी में जैसे कभी कभी आपसे पूछ लेगा इसका विलोम क्या होगा आसक्त का, तो आसक्त का विलोम होगा सशक्त, है ना? इसमें क्या हो जाएगा? एक असंग, ये गलत हो जाएगा, पहला गलत। ठीक है, दूसरा हमें क्या होगा? एक सशक्त, एक सशक्त, वह इतनी सशक्त हो कि पाठक का मन। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? पाठक का मन। पाठक का मन, यहां पे खाली स्थान ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। अब इसमें ऑप्शन है सायास, अभ्यास, अनायास, विप्रयास। आप देखते होंगे, समझते होंगे कि उनकी वाणी ऐसी थी कि अनायास ही, अनायास, अभ्यास, सायाम। बताइए इसका। पाठक का मन सायास, ये नहीं होगा। पाठक का मन अभ्यास, अभ्यास, पाठक का मन अभ्यास ही अनायास होता है इसका, है ना? पाठक का मन अनायास ही क्या कर ले? आकर्षित कर ले। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। बात क्लियर है? तो इसमें पाठक का मन, बात क्लियर है? यहां पे ये हो गया। ठीक, तो ये 20 प्रश्न जो थे आपके, ये एसएससी जीडी ओरिएंटेड प्रश्न थे। मतलब या तो ये जीडी में आए हुए हैं या फिर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और इन सब को अगर आप एक जगह समेट करके लिखेंगे, रखेंगे, तो विश्वास दिलाता हूं आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा। आप सभी की उपस्थिति ऐसे ही बनी रहे। आप सभी इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं कक्षा को समाप्त करूंगा।
इस उम्मीद के साथ कि आप सभी जहां भी हो स्वस्थ हो, व्यस्त रहें और अपने एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे रहे, क्योंकि खमठोक खेलता है जब नर पर्वत पे जाते पांव पर। ठीक है, तो आप सभी से अब अनुमति, नमस्कार।